बीसीसी इकोनॉमिक्स क्लासेस मोनोपोली या एकाधिकार। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोनोपोली एकाधिकार, हिंदी में इसको एकाधिकार कहते हैं। ये क्या होता है और इसके अंतर्गत जब कोई फर्म कार्य करती है तो वो अपने वस्तुओं की उत्पादन की मात्रा कैसे निर्धारित करती है और उस वस्तु की किस किस कीमत पे उस वस्तु को बेचती है, ये कैसे निर्धारित होता है और इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किस प्रकार से वस्तुओं की कीमतें निर्धारित होती हैं और उसकी उत्पादन उसका कितना निर्धारित होता है, जिससे कि फर्म को अधिकतम प्रॉफिट प्राप्त होता है। हम एक बात शुरू से ही क्लियरली जानते हैं कि फर्म का संतुलन वहां पे निर्धारित होगा जहां पे फर्म को अधिकतम लाभ होता है। फर्म उत्पादन और कीमत का निर्धारण वहीं करती है उस स्तर पे जहां पे उसे अधिकतम कीमत का अधिकतम प्रॉफिट प्राप्त होता है, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। हम शुरू से ही ये बात आप लोगों से बताते आ रहे हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना फर्म का सबसे पहला उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो उत्पादन करती है और उद्योग में बनी रहती है। तो एकाधिकार क्या होता है और या मोनोपोली के अंतर्गत किस प्रकार से कीमत का निर्धारण होता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके अर्थ क्या हैं, और इसमें हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के माध्यम से फर्म की संस्थिति कैसे निर्धारित होगी, फर्म संतुलन में किस अवस्था में आएगा, किस तरह से संतुलन को प्राप्त होगा। संतुलन का मतलब होता है दो चीज, एक तो आउटपुट कितना निर्धारित करेगा और किस प्राइस पे उस आउटपुट को, अपने उत्पादन की मात्रा को किस प्राइस पे बेचेगा, अपने वस्तु को किस प्राइस पे बेचेगा जिससे कि उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। तो यही दो चीजों का निर्धारण की समस्या हमेशा उत्पादन में आती है, प्रोडक्शन में आती है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि एकाधिकार क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और किस प्रकार से टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के माध्यम से फर्म का संतुलन निर्धारित होता है। दो प्रकार से हम फर्म के संतुलन पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत भी देखे हैं, एक तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के माध्यम से, और दूसरा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के माध्यम से हम देख चुके हैं कि इसमें जहां पे टोटल रेवेन्यू का स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू बराबर होता है स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट के, तो वहां पे हम मान लेते हैं कि फर्म इक्विलिब्रियम में आएगा क्योंकि वहीं पे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त होगा। एक होता है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के जहां बराबर होगी वहीं उत्पादक को अधिकतम संतुष्टि अधिकतम लाभ प्रॉफिट अधिकतम प्रॉफिट प्राप्त होगा और वहीं पे उसका उत्पादन और कीमत का निर्धारण होगा। तो शुरू करें। एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? यह बाजार की वह स्थिति है जिसमें बाजार की पूर्ति का नियंत्रण पूर्णतः एक व्यक्ति के हाथ में हो। ऐसी स्थिति में उत्पादक ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसका कोई नजदीकी स्थानापन्न नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नजदीकी स्थानापन्न नहीं होता है, क्योंकि यदि कोई नजदीकी स्थानापन्न हुआ तो प्रतियोगिता की स्थिति आ जाएगी और उस वस्तु की पूर्ति पर उत्पादक का पूर्ण नियंत्रण नहीं हो पाएगा। किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण के लिए यह भी आवश्यक है कि उस उद्योग में फर्मों के प्रवेश पर रोक हो। इस प्रकार प्रतियोगिता की पूर्ण समाप्ति ही एकाधिकार है। तो एकाधिकार का अर्थ यह है कि जिस वस्तु के उत्पादन पर, आउटपुट पर किसी एक का अधिकार हो, यानी कि एक ही उत्पादक उस वस्तु का है या एक ही विक्रेता, एक ही सेलर उस वस्तु का है, उस वस्तु का विक्रय या उस वस्तु का उत्पादन एक के हाथ में है, यानी कि पूरा नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के हाथ में है उस वस्तु के उत्पादन का। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि मोनोपोली की स्थिति है या एकाधिकार की स्थिति है, अर्थात प्रतियोगिता का अभाव की दशा में एकाधिकार की स्थिति होगी। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि नजदीकी स्थानापन्न नहीं होता है, यानी कि क्लोज सब्स्टिट्यूट या नियर सब्स्टिट्यूट नहीं होता है।
कोई नियर सब्स्टिट्यूट क्या सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तब होगा जब कोई और भी उस वस्तु का उत्पादन करे। जब कोई और उस वस्तु का उत्पादन करने वाला ही नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नील हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन जीरो हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन विल बी जीरो। यहाँ सब्स्टिट्यूशन कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि उत्पादन ही एक के द्वारा किया जा रहा है और दूसरा कोई उस वस्तु का उत्पादन करने वाला मार्केट में नहीं है, यानी कि दूसरे के उत्पादन पर पूर्णतः प्रतिबंध है, दूसरे फर्मों का प्रवेश बिल्कुल रोक है। और इस प्रकार से एक व्यक्ति का या एक ही फर्म का उस उत्पादन पर अधिकार हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं एक का अधिकार, एक का अधिकार, मोनोपोली। मोनो मतलब एक, पोली मतलब अधिकार, मोनोपोली। एक का अधिकार जब किसी वस्तु के उत्पादन पर हो तो उसे हम एकाधिकार कहते हैं। इंग्लिश में भी यहाँ पे दिखाया गया है, मोनोपोली इज दैट सिचुएशन ऑफ ए मार्केट इन विच देयर इज ए सिंगल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट। कोई सिंगल एक ही विक्रेता है उस प्रोडक्ट का। इट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ए फ्यू एग्जांपल्स। देयर इज ओनली वन फर्म डीलिंग इन द सेल ऑफ कुकिंग गैस इन योर टाउन। कुकिंग गैस एक यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि कुकिंग गैस यानी कि जो हमारे घर में सिलेंडर आते हैं खाना बना पकाने के लिए, तो उस गैस का प्रोवाइडर केवल एक ही कोई होता है, या भारत गैस या इंडेन गैस सर्विस होता है ना। तो इंडेन गैस सर्विस है वही केवल प्रोवाइड कर रहा है, बाकी ऐसा नहीं कि किसी किराना दुकान पे गए और सिलेंडर ले लिए, तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो इस मामले में हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि ये एक उदाहरण है मोनोपोली का। यू गेट योर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्रॉम वन एजेंसी। आप अपने आपके घर में जो बिजली आती है वो किसी एक ही से आता है। ऐसा नहीं कि वो बिजली वाला कीमत बढ़ा दिया, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होता है, तो उसने बिजली का बिल बढ़ाकर 10 रुपये पर यूनिट कर दिया। तो आप ऐसा नहीं कि आप उसको चेंज करके और दूसरे किसी दूसरे कंपनी से, रिलायंस से या जियो से या टाटा से ले लेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो यदि कीमत बढ़ाते भी हैं बिजली बोर्ड वाले तो आपको उसे देना ही है। तो ये एक उदाहरण है मोनोपोली का। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही उसको डिसाइड करती है, वही बेचती है और वही आपके बिल को भुगतान करवाती है आपसे। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोपोली। ये सभी मोनोपोली के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। द सिचुएशन ऑफ ए मार्केट वेयर देयर इज ए सिंगल फर्म दैट कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड मोनोपोली। तो ऐसी मार्केट की दशा जिसमें केवल एक विक्रेता या एक ही उत्पादक है जो उस वस्तु के उत्पादन को कंट्रोल कर रहा है, उसको हम मोनोपोली कहेंगे। इसकी कुछ परिभाषाएं यहाँ पे दी गई हैं। लर्नर, प्रोफेसर लर्नर ने कहा है कि एकाधिकार से आशय उस विक्रेता से है जिसकी वस्तु का मांग वक्र गिरता हुआ होता है, जिसका वस्तु का मांग वक्र ही एआर वक्र होता है, और हम आगे देखेंगे कि एआर वक्र नीचे गिरता हुआ होता है। चैम्बरलिन के मत में एकाधिकारी उसे समझना चाहिए जो किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्णतः नियंत्रण रखता हो, यानी कि एक वस्तु की पूर्ति पर पूर्णतः नियंत्रण एक के ही हाथ में हो, वही उस वस्तु को का उत्पादन करता हो और जब चाहे तो उस उत्पादन को बंद कर दे, कम कर दे, जब चाहे बढ़ा ले। तो इसके लिए हम उसको एकाधिकारी कहेंगे। एक इरविन फिशर ने भी इसका इरविन फिशर ने इसका परिभाषा दिया है। उनके अनुसार कि प्रतियोगिता की का अभाव ही एकाधिकार है। प्रतियोगिता का अभाव, जहाँ पे कोई प्रतियोगिता नहीं है, प्रतियोगिता जीरो है, तो ऐसी स्थिति को हम एकाधिकार कहेंगे कि कोई एक ही उस वस्तु का उत्पादन करता है, तो निश्चित रूप से किसी दूसरे से प्रतियोगिता करने की जरूरत ही नहीं है, कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। तो यही कारण है कि मोनोपोली में कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होता है। कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होता है, यानी कि उसका शोषण होता है। क्यों? क्योंकि मोनोपोली में प्राइस हमेशा हाई होता है, प्राइस हमेशा ऊपर रखा जाता है, और यही कारण है कि मोनोपोली खराब स्थिति मानी जाती है मार्केट में। और मोनोपोली की स्थिति में जब एक ही विक्रेता है तो उसका डिक्टेटरशिप आ जाता है, तानाशाही आ जाता है, और उस वस्तु की कीमत जब चाहे जितना चाहे बढ़ा करके और उपभोक्ताओं से वसूलता है। तो इसलिए हम इसको सही नहीं मानते हैं मार्केट में। अब एकाधिकार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसको वन बाय वन करके हम यहाँ पे देखेंगे।
ध्यान से देखते चलेंगे तो याद हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा टफ ये नहीं है। एकाधिकार की स्थिति में केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है, केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता हो, यानी कि केवल सिंगल सेलर हो, सिंगल सेलर की दशा में एकाधिकार की स्थिति बन जाती है। एक विक्रेता के होने के फलस्वरूप पूर्ति के ऊपर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है। पूर्ति के ऊपर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण का मतलब, जब वो चाहे सप्लाई को घटा दे, जब चाहे वो सप्लाई को बढ़ा दे, वस्तु की सप्लाई जब चाहे वो कम कर सकता है और कीमत को बढ़ा सकता है। तो नेक्स्ट है, एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की कोई दूसरी वस्तु नजदीकी स्थानापन्न नहीं होती है, अर्थात जहां पर फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु एवं बाजार में बेची जाने वाली अन्य वस्तुओं के बीच मांग की तिर्यक लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शून्य होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप हमारे पिछले वीडियो मांग की लोच में जाकर के पढ़ सकते हैं, क्या होता है तिर्यक मांग की लोच। नजदीकी स्थानापन्न नहीं होता है, क्यों? क्योंकि दूसरा कोई यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है ही नहीं, दूसरा कोई सेलर सेलर नहीं है। केवल केवल सिंगल सेलर है, एक ही सेलर है, तो दूसरा कोई सेलर उस वस्तु का कोई उत्पादक नहीं है, इसलिए नजदीकी स्थानापन्न नहीं होगा, कोई वस्तु उसके नजदीकी स्थानापन्न नहीं है। और इसलिए यह एक काल्पनिक मार्केट की दशा मानी जाती है, एक काल्पनिक दशा है कि एकाधिकार हकीकत में वास्तव में हमें देखने को नहीं मिलता है। और जैसे पूर्ण प्रतियोगिता वास्तविक जीवन में नहीं मिलता है, उसी प्रकार एकाधिकार भी वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलता है, यदि कुछ एक वस्तुओं के संदर्भ में हम छोड़ दें तो। नेक्स्ट है, एकाधिकारी उद्योग में अन्य फर्में प्रविष्ट नहीं हो सकती हैं। एकाधिकारी उद्योग में अन्य फर्में प्रविष्ट नहीं हो सकती हैं, यानी कि एक ही फर्म, केवल सिंगल फर्म ही कार्य करती है, और यही कारण है कि सिंगल फर्म होने के कारण फर्म ही इंडस्ट्री हो जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म इंडस्ट्री नहीं होती है, क्योंकि वहां पे अनेक असंख्य फर्म, अनगिनत फर्म होते हैं, तो सारे फर्मों को मिलाकर एक इंडस्ट्री बनती है, एक इंडस्ट्री कहलाती है। यहाँ पे चूंकि एक ही फर्म है, एक वस्तु को बनाने के लिए उस वस्तु के का उत्पादक करने वाला एक ही फर्म है, तो इसलिए वही फर्म इंडस्ट्री हो जाती है। इसलिए फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता है, फर्म ही इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री ही फर्म होती है। तो अन्य फर्में क्योंकि इसमें प्रतिबंधित होती हैं, अन्य फर्मों का प्रवेश इसमें बैन होता है, और जो कि पूरी तरह से पूर्ण प्रतियोगिता के विपरीत है। पूर्ण प्रतियोगिता में इसके उल्टा होता है, सभी फर्मों के लिए दरवाजे खुले रहते हैं, जब कोई चाहे आकर के उत्पादन शुरू कर सकता है। तो ये स्थिति एकाधिकार में नहीं होती है। नेक्स्ट जो इसका विशेषता है, एकाधिकार में फर्म उद्योग में अंतर नहीं रहता है, ये मैं जो बात बता रहा था, फर्म उद्योग में अंतर नहीं होता, क्योंकि एकाधिकार में एक ही फर्म होता है जो उत्पादन करती है, इस प्रकार फर्म ही उद्योग है और उद्योग ही फर्म होता है। नेक्स्ट है, एकाधिकारी की स्थिति में मूल्य विभेद संभव हो सकता है। एकाधिकारी की स्थिति में मूल्य विभेद संभव हो सकता है, अर्थात एकाधिकारी ऐसी स्थिति में होता है जो कि अपनी उत्पादित वस्तु की विभिन्न इकाइयों को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग मूल्य पर बेच सकता है। मूल्य विभेद हम अलग से उसको अलग वीडियो में देखेंगे। अभी मूल्य विभेद का मतलब यह है कि जब एक ही वस्तु को विभिन्न इकाइयों पर अलग अलग उपभोक्ताओं को बेचा जाए, तो इसे हम मूल्य विभेद कहते हैं। मूल्य विभेद एकाधिकारी कर सकता है मांग की लोच के हिसाब से। अलग अलग बाजारों में उस वस्तु की अलग अलग मांग की लोच है, तो जहाँ पे मांग की लोच कम होगी, वहाँ पे उस वस्तु की कीमत अधिक करके उस बाजार के उपभोक्ताओं से वो अधिक कीमत वसूल सकता है, और दूसरे मार्केट में जहाँ मांग की लोच ज़्यादा लोचदार है, वहाँ पर वो उस वस्तु की कीमत को कम रखेगा अपेक्षाकृत, और वहाँ पे अलग कीमत वसूलेगा। तो इस प्रकार एकाधिकार अपने वस्तुओं के विभिन्न इकाइयों को अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत पर बेच सकता है, यह एक विशेषता है। अब एकाधिकार के अंतर्गत मांग वक्र या औसत आय वक्र की क्या स्थिति होती है, उसको हमें देखना है। इसके पहले एक लतीफ़ा, रमेश ने सुरेश से कहा कि सबसे शुद्ध माल बिजली विभाग वाले बेचते हैं। तो सुरेश ने कहा कैसे? रमेश ने कहा कि जाओ एक बार तार छू के देखो।
तो एकाधिकार के अंतर्गत मांग वक्र, औसत आय वक्र क्या होगा? मांग वक्र ही औसत आय वक्र होता है, AR कर्व होता है मांग वक्र ही। तो एकाधिकार के अंतर्गत उद्योग में एक ही फर्म होता है, एकाधिकारी फर्म तथा उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है, फलस्वरूप फर्म की मांग वक्र ही उद्योग की मांग वक्र होती है। ठीक है, तो फर्म की मांग वक्र ही उद्योग की मांग वक्र होगी, क्योंकि फर्म ही उद्योग है। एकाधिकार में एक ही फर्म है और वही फर्म उद्योग है। तो फर्म ही उद्योग है, इसीलिए फर्म की मांग वक्र उद्योग की मांग वक्र कहलाएगी, क्योंकि फर्म ही उद्योग है, उद्योग ही फर्म है। और मांग वक्र ही उत्पादक की दृष्टि से औसत आय वक्र हो जाती है। औसत आय वक्र का मतलब AR कर्व। ठीक है, इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है AR कर्व नीचे गिरता हुआ। AR कर्व का स्वरूप इस तरह से कैसे होगा, क्यों होगा? आगम जब हमने पढ़ाया है वो पिछले वीडियो में, आगम के वीडियो को जाकर के देख लेंगे तो आपको AR और MR मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आगम, AR एवरेज रेवेन्यू औसत आगम, AR के बारे में, दोनों के बारे में आपको वहाँ पे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। प्लस इसको हम ऐसे क्यों खींचते हैं, ये किस किस रूप में होता है, ये नीचे गिरता हुआ हो सकता है, पूर्व प्रतियोगिता की दशा में ये एक्स एक्सिस से पैरेलल हो सकता है, जो AR बराबर MR होता है। ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस किए हैं। उसको जब पूर्ण प्रतियोगिता को जाकर पढ़ेंगे और आगम के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। बहरहाल यहाँ पे एकाधिकार के अंतर्गत AR वक्र नीचे गिरता हुआ होता है, इसको हम वाई एक्सिस से खींचते हैं और यह नीचे गिरता हुआ हाईली इन इलास्टिक होता है, जो ये बताता है कि एकाधिकार में जो कीमतें होती हैं वो काफ़ी ऊंची होती हैं। ठीक है, तो ये एक नीचे गिरता हुआ होगा और इस प्रकार AR ही मांग रेखा हुई तथा प्रत्येक बिंदु उत्पादन की मात्रा के संदर्भ में प्रति इकाई मूल्य प्रदर्शित करेगा। तो AR ही यही डिमांड कर्व होगा, डिमांड कर्व, यही डिमांड कर्व होता है। वो किसी भी मार्केट की दशा में जो AR कर्व होता है वही डिमांड कर्व होता है। क्यों? क्योंकि मांग वक्र जैसे जैसे वस्तु का उत्पादन बढ़ता जाएगा, कीमत गिरती जाएगी, कीमत कम कीमत पर ही एकाधिकारी उसको बेचना चाहेगा, क्योंकि AR वक्र ही प्राइस को भी बताता है, प्राइस को डिनोट करता है। जैसे यदि उत्पादन यहाँ है Q है, तो प्राइस जहाँ पे AR को, ये रेखा हम ऊपर को ले जाएंगे, जहाँ पे ये सीधी रेखा जाकर AR को टच करेगी वहीं पे प्राइस निर्धारण हो जाएगा। जैसे ये OP प्राइस निर्धारण हो गया OQ डिमांड पर। यदि वो अधिक इकाइयों को बेचना चाह रहा है, यहाँ Q1 इकाइयों को बेचना चाह रहा है, उसे कीमत को कम करना पड़ेगा और वह कीमत यहाँ तक लाना पड़ेगा, OP1 तक कम करके लाना पड़ेगा, तब वो इतनी इकाई बेच पाएगा। तो कुल मिलाकर के वस्तु की जो कीमत है वो AR के माध्यम से तय होता है और यही मांग वक्र होता है। तो ये कीमत कौन देगा? उपभोक्ता देगा। तो ये इसीलिए जो उपभोक्ता की मांग वक्र होती है वो एक तरह से ऑफर है कि इतनी कीमत वो देने के लिए तैयार होता है, क्योंकि मांग वक्र उसके मार्जिनल यूटिलिटी को बताता है और यही कारण है कि वो मार्जिनल यूटिलिटी से अधिक प्राइस नहीं देगा, तो अपने मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर ही वो प्राइस देगा, ऑफर करेगा, और यही उत्पादक के लिए एवरेज रेवेन्यू या औसत आय होगा। ठीक है, AR नीचे गिरती हुई प्रदर्शित होगी, सुविधा के लिए इसे हम रैखिक मान लिए हैं। औसत आय रेखा नीचे गिर रही है, इसलिए उससे संबंधित MR भी नीचे गिरती हुई होगी। बिल्कुल MR नीचे गिरती हुई दिखाई गई है, जो कि इसके आधी दूरी पर स्थित है। ये इन दोनों को बराबर भागों में बांटता हुआ जाता है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम आगम में सारा बता चुके हैं, जहाँ पे हमने एक वीडियो बनाया है AR और MR में संबंध क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो उसमें आप जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। बहरहाल एकाधिकार के अंतर्गत AR वक्र ही मांग वक्र होता है और ये दोनों MR और AR नीचे गिरता हुआ, बहुत तेजी से नीचे गिरते हुए होते हैं, जो ये बताते हैं कि एकाधिकार के अंतर्गत मांग वक्र हाईली इन इलास्टिक होता है। अब फर्म में एकाधिकारी फर्म की संस्थिति तथा मूल्य निर्धारण कैसे होता है, ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमें देखना है कि एकाधिकारी में फर्म की संस्थिति कहाँ पर होगी, कहाँ पे फर्म इक्विलिब्रियम में होगा और किस कीमत पे वो वस्तुओं को बेचेगा। प्राइस डिटर्मिनेशन
एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोली। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो हम दो विधियों से देखेंगे, एक तो TRTC विधि यानी कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट मेथड, और दूसरा विधि होगा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। जो शर्त है इक्विलिब्रियम की वो ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के जहाँ पे बराबर होगा वहीं पे फर्म का संतुलन होगा, अर्थात फर्म का संतुलन का मतलब फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा और फर्म वहीं पे फर्म का उत्पादन और कीमत का निर्धारण हो जाएगा। तो अभी हम इसमें केवल TRTC विधि को देखेंगे और इसके नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे MRMC विधि को कि उसके अनुसार कैसे अल्पकाल में और दीर्घकाल में फर्मों का संतुलन स्थापित होगा। TRTC विधि की शर्त यह है कि टोटल रेवेन्यू कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू कर्व का स्लोप बराबर हो टोटल कॉस्ट कर्व के स्लोप के, वहीं पे उत्पादक को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट को प्राइस से दिखाते हैं, प्रॉफिट को प्राइस से दिखाते हैं, वहां पे उत्पादक को मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त होगा, अर्थात उत्पादक वहां पे वस्तु और कीमत का निर्धारण वहीं पे होगा जहां पर टोटल रेवेन्यू कर्व का स्लोप टोटल कॉस्ट कर्व के स्लोप के बराबर होगा। यहाँ पे लिखा भी है फर्म संस्थिति की स्थिति में वहां होगी जहां उसका लाभ या कुल आय कुल लागत के अंतर अधिकतम हो, अर्थात टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये जो अंतर है वो अधिकतम हो, वहीं फर्म का इक्विलिब्रियम होगा। दूसरी एक चीज ये है कि टोटल रेवेन्यू कर्व का स्लोप ही क्या दिखाता है, मार्जिनल रेवेन्यू को दिखाएगा, और टोटल कॉस्ट कर्व का स्लोप ही मार्जिनल कॉस्ट को दिखाएगा। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट यहाँ भी आता है, लेकिन हम यहाँ पे केवल टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट कर्व के माध्यम से ही बताएंगे। लेकिन ये ध्यान है कि टोटल रेवेन्यू कर्व का स्लोप MR को बताता है और टोटल कॉस्ट कर्व का स्लोप मार्जिनल कॉस्ट को बताता है। तो ये यहाँ वहां पे संतुलन में होगा जहां पर टोटल रेवेन्यू कर्व का स्लोप बराबर हो टोटल कॉस्ट कर्व के, अर्थात जहां पे इस दोनों का अंतर सर्वाधिक हो, जहां पे टोटल रेवेन्यू मतलब उसको बेच करके, उस वस्तु को बेच करके कितना उसे प्राप्त होता है, और टोटल कॉस्ट मतलब उस वस्तु के उत्पादन में कितना उसका लागत लगा है, तो उसको हम घटा देंगे तो हमें प्रॉफिट को पाई से दिखाएं। तो टोटल रेवेन्यू को बेचने से यदि उसको मान लो 10 लाख का आमदनी होता है, रेवेन्यू होता है, ये ध्यान है कि टोटल रेवेन्यू में कॉस्ट भी शामिल है। अब इसमें से जब हम कॉस्ट घटाएंगे, मान लो 10 लाख का उसे रेवेन्यू प्राप्त हुआ और उसमें कॉस्ट लगा था उसको 7 लाख का, तो 3 लाख क्या हो गया, 3 लाख क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इसका सीधा सा ये मतलब हुआ। अब इसको आगे देखते हैं। TR तथा TC के बीच का अंतर उस स्तर पर अधिकतम होगा जहां TR का ढाल TC के ढाल के बराबर हो। एकाधिकार के अंतर्गत TR उल्टे U के स्वरूप की होगी, क्योंकि एकाधिकार की स्थिति में जैसे जैसे मांगी गई मात्रा बढ़ती जाती है मूल्य गिरता जाएगा। तो एकाधिकार की अवस्था में अभी हमने देखा कि चित्र में जो AR होता है वो नीचे गिरता हुआ होता है, यही मांग वक्र होता है, DD कर्व होता है, डिमांड कर्व होता है, और ये नीचे गिरता हुआ होता है। ये नीचे गिरता हुआ इसलिए होता है क्योंकि एकाधिकारी को यदि अधिक उत्पादन को बेचना है, Q1 बेचना है, तो उसे कीमत को घटाना पड़ेगा। जैसे प्राइस OP था, अब प्राइस OP1 लाना पड़ेगा, यानी कि नीचे कम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे वो मांग को बढ़ाता है, मांग उसके वस्तु का बढ़ता है, या वो अधिक अपने वस्तु को बेचना चाहता है, तो वैसे वैसे अपनी कीमत को वो कम करता जाता है अधिक उत्पादन को बेचने के लिए। और यही कारण है कि जो TR कर्व है, टोटल रेवेन्यू कर्व है, वो उल्टे U आकार का होगा। इसे हम आगे देखते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं कि TRTC विधि से एकाधिकारी का संतुलन कैसे स्थापित होगा। तो चित्र में हम देख लें, यहाँ पे O से शुरू होकर के जा रहा है ये TR कर्व, टोटल रेवेन्यू कर्व, ये उल्टे U आकार का बन रहा है, ऐसे नीचे की ओर गिर रहा है, पहले बढ़ता हुआ जा रहा है फिर नीचे की ओर गिरना शुरू हो रहा है, जो ये बता रहा है कि इसका स्लोप लगातार गिर रहा है।
स्लोप लगातार गिरने का मतलब ये है, इसका अर्थ ये हुआ कि जिस अनुपात में आउटपुट में या उत्पादन में वृद्धि हो रही है, उस अनुपात में उसके टोटल रेवेन्यू में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है। कारण क्या है? कारण यह है कि अभी हमने बताया कि उसका जैसे जैसे वो अधिक वस्तुओं को बेचना चाहेगा, उसे कीमत को कम करना होगा, तभी वो अधिक वस्तुओं को बेच पाएगा। जब आपको यदि आपने पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन को नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को देख लीजिए। उसमें हमने टोटल रेवेन्यू वक्र इस तरह का एक सीधी रेखा खींचा हुआ था। वो इसलिए सिर्फ कि वहां पे प्राइस फिक्स था, प्राइस स्थिर था। प्राइस स्थिर होने के कारण जो टोटल रेवेन्यू कर्व होगा एक सीधी रेखा ऊपर की ओर उठती हुई हो जाएगी। यहाँ पे चूंकि एक सीधी रेखा नहीं होगी, कारण क्या है? कारण यह है कि जो कीमत है वस्तु की, वो कीमत लगातार गिर रही है। लगातार कीमत गिरने के कारण टीआर का स्लोप लगातार गिरता जाएगा और गिरते गिरते एक ऊपर एक अधिकतम सीमा के बाद फिर नीचे क्यों गिर जाएगा, अर्थात कीमत निगेटिव हो जाएगा, प्राइस कम होने लगेगा। तो खैर वहां उत्पादक वहां उत्पादन नहीं करेगा। टोटल कॉस्ट कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है। इसको यदि हम एक नाम देते हैं, मान लीजिए आर यहाँ पे दे दे रहे हैं, तो आर बिंदु से शुरू हो रहा है और ऐसे जा रहा है और ऐसे एक फिर ऊपर की ओर उठता हुआ ये टीसी टोटल कॉस्ट कर्व मिल जा रहा है। ये सेम इसका शेप वैसे ही है जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में हमने अभी पीछे देखा था। पूर्ण प्रतियोगिता में भी इसका शेप यही था। आर बिंदु से इसलिए स्टार्ट हो रहा है, उसको आप पूर्ण प्रतियोगिता वाले वीडियो को देखेंगे तो वहां भी हमने एक्सप्लेन किया है। आर बिंदु से इसलिए ये स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ओ आर बिंदु क्या दिखा रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट को दिखा रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब यदि उत्पादन जीरो है तो भी उसे ओ आर के बराबर कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। ओ आर क्या है? ओ आर फिक्स्ड कॉस्ट है, स्थिर लागत है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये ई बिंदु तक, या इसको हम कोई एक नाम दे दें। रेखा टेढ़ा हो गया तो उसको सीधा करना जरूरी है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। और एक सीधी रेखा यदि हम खींचते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ई बिंदु पर, ये ई बिंदु है, एक सीधी कोशिश करता हूं मैं, ये मान लो क्यू है, तो ओ क्यू मात्रा पर ई बिंदु पर क्या है? टी आर बराबर है टी सी के। और ई बिंदु के पहले टी आर कम है टीसी के, टोटल कॉस्ट के। ये टीआर कर्व है जो नीचे है इसके, और टीसी कर्व ऊपर है। तो ई बिंदु के पहले तो वैसे भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा एकाधिकारी, क्योंकि इसके पहले घाटा है। टीआर टोटल रेवेन्यू ही कम है टोटल कॉस्ट से, यानी कि उसकी जितनी लागत है उससे कम तो उसे रेवेन्यू मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ई बिंदु के पहले वो उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि शुरू में फिक्स्ड कॉस्ट उसका ज्यादा रहता है। तो कम इकाइयों के उत्पादन में उसे हानि ही होगी, क्योंकि इतना बड़ा फर्म, बड़ी फैक्ट्री, बड़े लेबर उत्पादन, है ना, बड़ी मशीनें, और मान लो किसी वस्तु के उत्पादन, कोई जो पेन बनाने की कंपनी है मान लीजिए, और केवल वो 2-3 पेन बनाए, तो उसको तो लाभ हानि ही होगा, क्योंकि मशीन ही बैठाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, तो हानि होगा। वो मशीन इसलिए बैठाते हैं क्योंकि उसे अरबों पेन बनाने होते हैं, तब वो मशीन लगाते हैं। तो इसलिए एक निश्चित उत्पादन के स्तर के बाद ही उसे लाभ होना शुरू होगा। तो ई बिंदु के बाद आप देखेंगे तो ये टोटल कॉस्ट कर्व नीचे हो गया, ये हो गया, और टोटल रेवेन्यू कर्व ये ऊपर को जा रहा है, टीआर कर्व। तो इसके बीच में टोटल रेवेन्यू कर्व ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट कर्व ई टू बिंदु तक, ई टू बिंदु पर पुनः टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो जा रहा है, और इसके बाद टोटल रेवेन्यू कर्व नीचे हो गया, देख लो, और टोटल कॉस्ट कर्व ऊपर हो गया। तो टोटल रेवेन्यू कर्व लेस देन टोटल कॉस्ट कर्व होगा, टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट होगा, यानी कि कुल आगम कम हो जाएगा टोटल कॉस्ट से। तो ये जो बीच की स्थिति है, ई और ई से ई टू के बीच की स्थिति में ही टोटल रेवेन्यू कर्व, टोटल रेवेन्यू ज्यादा है टोटल कॉस्ट से, और इसी बीच में ही उत्पादक को फायदेमंद रहेगा उत्पादन करना। दूसरा ये कि टोटल रेवेन्यू कॉस्ट कर्व, टोटल कॉस्ट कर्व ऐसे क्यों है? तो हमने बताया अभी कि फिक्स्ड कॉस्ट इतना, तो ओआर तो फिक्स्ड कॉस्ट होगा, क्योंकि यदि उत्पादन जीरो रखे तभी उसे किराया देना पड़ता है लैंड का, है ना, मशीनरी का मेंटेनेंस का देना पड़ेगा, कोई यदि चौकीदार है उसको सैलरी देनी पड़ेगी चाहे उत्पादन हो ना हो। तो इसलिए हम इतना ओआर के बराबर फिक्स्ड कॉस्ट दिखाते ही दिखाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे लागतें गिरते क्रम में बढ़ेंगी, क्योंकि उत्पादन
बहुत इफिशिएंटली होगा, नई नई मशीनें रहेंगी, उत्पादन कुछ ही करना होगा, तो प्रत्येक अगली इकाई पे मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, गिरता जाता है। और ये करीब करीब यहाँ इस स्थिति पे आकर के ये ई के आसपास आकर के मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट लगभग आ, स्थिर हो जाता है, कांस्टेंट कांस्टेंट कॉस्ट के नियम को फॉलो करता है, यानी कि स्थिर समता, ये स्थिर या समता लागत नियम को फॉलो करता है। यानी कि जिस अनुपात में उत्पादन बढ़ता है उसी अनुपात में लागत बढ़ता है, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से लागत में वृद्धि होती है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ता है, प्रति इकाई लागत बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इसलिए उसको हम ऐसे दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट ये है कि इसके बीच में हमने ये प्राप्त कर लिया कि ई और ई टू के बीच में ही उत्पादक के लिए बेनिफिशियल होगा उत्पादन करना, यानी कि इसके और इसके बीच में ही, ठीक है, इन दोनों के बीच में ही टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगा टोटल कॉस्ट से। अब तो सवाल ये है कि कहाँ पे उसको ज्यादा बेनिफिशियरी होगा उत्पादन निर्धारण करना, क्योंकि ई और ई टू के बीच में बहुत सारे स्पेस हैं, उत्पादन के ऑप्शन है, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बहुत सारे उत्पादन के ऑप्शन है। तो सच में कहाँ पे उसे अधिकतम लाभ की स्थिति होगी, तो अधिकतम लाभ की स्थिति वहां होगी, यही चीज हमने पूर्ण प्रतियोगिता में भी देखा था, जहां पर दोनों वक्रों का स्लोप एक दूसरे के बराबर हो। जैसे टोटल रेवेन्यू का स्लोप ई बिंदु पे, इस ई बिंदु पर सीडी के स्पर्श रेखा द्वारा दिखाया गया है कि ई बिंदु पर सीडी स्पर्श रेखा टीआर वक्र का स्लोप दिखाता है, और टीसी कर्व पे ए बी स्लोप, ए बी स्पर्श रेखा टीसी कर्व के स्लोप को दिखाती है ई बिंदु पर, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, सी डी और ए बी रेखाएं दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और इसलिए यहाँ पर, जहाँ पर अभी हमने देखा उत्पादन की निर्धारण की शर्तों के बारे में कि जहाँ पे दोनों के ढाल एक दूसरे के बराबर होंगे वहीं पे उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसा OQ3 उत्पादन स्तर पर हमें प्राप्त हो रहा है। टोटल रेवेन्यू का स्लोप टोटल कॉस्ट के स्लोप के बराबर है, और यहाँ पे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो ई1 प्रॉफिट कितना हो रहा है, ई1 के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। और पर यूनिट कॉस्ट कितना है, पर यूनिट कॉस्ट कर्व ये है ई1 बिंदु पे, तो Q3 ई1 पर यूनिट कॉस्ट हो गया। पर यूनिट रेवेन्यू कितना है, यानी कि AR कह सकते हैं, पर यूनिट AR कितना है, तो Q3E है। तो इस प्रकार प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट प्रति इकाई कितना होगा, तो Q3E यानी कि AR माइनस MR या टोटल कॉस्ट माइनस Q3E1 इक्वल टू हो जाएगा E1E। ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, यही यहाँ पे लिखा भी है, लाभ उसको अधिकतम हो रहा है E1E या E1, ये उसका प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार से टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के माध्यम से जहाँ पे दोनों वक्रों का स्लोप एक दूसरे के बराबर होगा वहां पे उसे अधिकतम लाभ की स्थिति होगी, और उत्पादन का निर्धारण OQ3 होगा। अब थोड़ा सा एक इसमें एक्स्ट्रा जो व्यू है वो ये बन रहा है, कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना ये है कि यदि वो उत्पादन OQ3 पर ही रोक देगा तो वो इतना लाभ तो उसे प्राप्त हो जाएगा, यहाँ तक का ये लाभ तो एरिया तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये एरिया से वो वंचित रह जाएगा, क्योंकि यदि वो उत्पादन और बढ़ाता है तो उत्पादन और बढ़ाने की दशा में उसे और ये लाभ और उसके हिस्से में बढ़ जाएगा। यानी कि E2 तक यदि उत्पादन को बढ़ा देता है तो ये जो एरिया है टोटल रेवेन्यू का वो भी उसे प्राप्त हो जाएगा, लाभ का, प्रॉफिट का जो ये एरिया है वो भी उसे प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल एरिया प्रॉफिट तभी प्राप्त होगा जब वो उत्पादन को बढ़ाकर इस E2 बिंदु तक लाए, या यहाँ से एक सीधी रेखा खींचना तो Q4 उत्पादन को अपने Q4 तक लाए, तो उसे पूरा इस लाभ का पूरा लाभ मिल जाएगा, क्योंकि E3 के बाद भी यहाँ तक E2 तक
टी आर ज़्यादा है टीसी से, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है। तो इसलिए उसे और अधिक लाभ कमाने के लिए, यानी कि ये E1 E2 इस एरिया को भी, लाभ को भी प्राप्त करने के लिए उसे उत्पादन को Q4 तक ले जाना चाहिए, जिससे कि वो अधिक उत्पादन को प्राप्त कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।